नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ 24x7 पे। चलिए, आज हम 3 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बिना देरी किए चलिए इस पे हम आगे बढ़ें। पहला न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में आज डिक्लेयर किया है कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जो है वो ओनरशिप को साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है। ये जजमेंट जो है उसका बहुत ही फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस होने वाला है सभी प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए और पोटेंशियल प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जस्ट बिकॉज आपके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि सिद्ध करता है कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम से रजिस्टर्ड है, डज नॉट मीन कि लीगली आप उसके ओनर हैं, अनलेस अदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास हो। कोर्ट ने ये बोला कि लीगल पोजीशन जो होता है प्रॉपर्टी का वो एक की फैक्टर है डिटरमिन करने में कि ट्रू ओनर उसका कौन है उस प्रॉपर्टी का। मियरली किसी के नाम से डीड रजिस्टर्ड है इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस चीज़ का ओनर है। आपके पास अदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जैसे पोजेशन सर्टिफिकेट, वैलिड सेल एग्रीमेंट, जिनका होना ये सिद्ध करेगा कि आप उसके एक्चुअल ओनर हैं। इसमें और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से बोला जो आपके पास होने चाहिए, चाहे जो होने से आप लगभग बता सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट सही में आप आपके नाम है या नहीं है, जैसे सेल डीड है। जो उसके अलावा आपका है कि मदर डीड जिसको कहते हैं, मदर डीड जो होता है वो आपकी प्रॉपर्टी का एंटायर डॉक्यूमेंट का ओनरशिप हिस्ट्री बताता है लास्ट ऑलमोस्ट 30 ईयर्स का, जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी किसकी किसके थ्रू पास ऑन करके अभी फाइनल इसका ओनर कौन है। उसके अलावा सेल एंड परचेस एग्रीमेंट होता है जो कि आपके टर्म्स एंड कंडीशंस बताता है कि ओनर और बायर और सेलर के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ये बताता है। इसके अलावा बिल्डिंग अप्रूवल प्लान है जो कि एक तरह से जानना ज़रूरी है कि जो आपका पूरा बिल्डिंग है वो म्यूनिसिपैलिटी के बाई लॉज को फॉलो करता है, ये नहीं नहीं तो फिर आपको बाद में कभी प्रॉब्लम हो सकता है इसको लेके। इसके अलावा आपका आपके पास पोजेशन लेटर होना चाहिए जो कि बिल्डर इशू करता है, ये बताता है कि किस दिन में आपको ये प्रॉपर्टी का पोजेशन आपको मिलना है या फिर मिलने वाला है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है जो कि वेरीफाई करता है कि बिल्डिंग जो है वो लोकल रेगुलेशंस और इंस्पेक्शन के द्वारा पास हुआ है कि नहीं। इसको इसको एक तरह से म्यूनिसिपैलिटी और या फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो आपको देती है। इन इस सर्टिफिकेट का इंपॉर्टेंस होता है अगर आप कोई एसेंशियल यूटिलिटीज़ लेना चाहते हैं, जैसे आपने प्रॉपर्टी तो ले लिया, अब वहाँ पे आप वाटर चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चाहते हैं या फिर ड्रेनेज सर्विसेज चाहते हैं, तो इस सर्टिफिकेट का उस समय में आपको ज़रूरत लगेगा। इसके अलावा खाता सर्टिफिकेट होता है, ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताता है प्रॉपर्टी का, जैसे उसका साइज़ क्या है, उसका लोकेशन क्या है, किस एरिया में वो बिल्ट है। तो ऑब्वियस ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा आपके पास अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है वो एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट होता है। ये आपको बताता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है जो आप लेने वाले हैं, चाहे जो आपके पास है, इसके ऊपर कोई पेंडिंग लीगल या फाइनेंशियल लाइबिलिटी तो नहीं है। यानी कि मान लीजिए किसी ने आपको ये प्रॉपर्टी सेल किया है पर वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर पहले से किसी ने बैंक का लोन लेके रखा है, तो फिर तो आपको आपके ऊपर वो लोन आ जाएगा, नहीं तो ज़मीन जब्त हो जाएगी। या फिर वो किसी पेंडिंग लीगल केस में है, आपने खरीद लिया पर अब आपको वो केस लड़ना पड़ेगा कोर्ट में। तो इसमें ये आपको ये सर्टिफिकेट जो है वो आपको बताता है कि लास्ट 30 ईयर्स में इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या क्या केसेस हैं या फिर क्या क्या फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा आप देख लीजिए कि एनओसी है कि नहीं। वेरियस एनओसीज होते हैं जैसे कि नॉन एग्रीकल्चर लैंड सर्टिफिकेट, एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट या फिर फायर एनओसी। अभी आप देखिए जो द्वारका में जो फायर इंसिडेंट हुआ है जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण एक पिता और दो बच्चे जो है 10वें फ्लोर से कूद के बेचारे मर गए, क्योंकि वो फायर लग गया था उनके अपार्टमेंट में, तो उनको उनको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, इसलिए फायर फायर एनओसी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप एक और चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो आपका बिल्डिंग है, जो आपका प्रॉपर्टी है, वो RERA जो होता है रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसके द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं। ये भी बताता है कि आपका प्रॉपर्टी जो है जेन्युइन है कि नहीं। इससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टी फ्रॉड है, कौन सा जेन्युइन है। चलिए, इस न्यूज़ में इतना ही, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये आर्टिकल द इकोनॉमिक टाइम्स का है। ये बताता है कि हमारे ऑटो मेकर्स को कैसे परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, क्योंकि चाइना ने
रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो होते हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस प्लेस कर दिया है। चलिए इसके बैकग्राउंड में हम जाएं थोड़ा और इस समस्या को और गहराई से समझें। सबसे पहले आप जैसे कि जानते होंगे कि अप्रैल 2 को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लिबरेशन डे के दिन, जिसको उन्होंने अप्रैल 2 को उन्होंने लिबरेशन डे डिक्लेयर किया था, जिस जिस दिन उन्होंने पूरे दुनिया के लगभग सभी देशों के ऊपर में उन्होंने टैरिफ लगा दिए थे। तो इसके रिटेलिएशन में चाइना ने अप्रैल 4 को रेयर अर्थ एलिमेंट्स और रेयर अर्थ मैग्नेट्स के ऊपर में रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए हैं। चाइना ने इसके ऊपर में स्पेशल एक्सपोर्ट लाइसेंसेस को इशू करना चालू किया कि जिन जिन कंपनीज के पास ये स्पेशल एक्सपोर्ट लाइसेंसेस होंगी उन्हीं को ये जो है वो ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स और रिलेटेड मैग्नेट्स जो है वो उनको प्रोवाइड कराएगा। अब क्योंकि चाइना जो है इस रेयर अर्थ एलिमेंट्स और रेयर अर्थ मैग्नेट्स में दुनिया का डोमिनेंट प्लेयर है, इसलिए जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि चाइना जो है ऑलमोस्ट 70% ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट जो है उनका प्रोडक्शन करता है, लेकिन मोर देन 90% ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो प्रोसेसिंग होता है वो चाइना में ही सिर्फ होता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे पूरे दुनिया का रिलायंस एक तरह से चाइना के ऊपर में है। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल कहाँ होता है? ये लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है, जैसे कि देखा जाए तो मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और बैटरीज में यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर आप देखिए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर में जो बैटरी होते हैं उनमें इसका प्रयोग होता है। उसके अलावा अगर देखिए तो जो आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो मोटर्स जिन इससे बनाया जाता है, जिन कंपोनेंट से बनाया जाता है, तो उसमें रेयर अर्थ मैग्नेट्स का प्रयोग किया जाता है। और ये रेयर अर्थ मैग्नेट जो है वो इन्हीं रेयर अर्थ एलिमेंट से बनते हैं, जिसके कारण में अभी चाइना ने जो इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो इस पे प्लेस किया है, जिसके कारण हमारे ऑटो इंडस्ट्री को इसके कारण समस्या हो रही है। ये जो इनका एक्सपोर्ट रेगुलेशन जो है ये डिटेल्ड एंड यूज डिस्क्लोजर्स चाहता है और क्लाइंट डिक्लेरेशंस, यानी कि अगर कोई कंपनी इनसे इंपोर्ट करा रही है इन रेयर अर्थ मैग्नेट्स का, चाहे रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, तो ये उनसे डिटेल्ड एंड यूज डिस्क्लोजर्स चाहते हैं कि आप इसका प्रयोग कहाँ कहाँ में करना चाहते हैं, आप डिटेल में बताइए इनको। प्लस अपने क्लाइंट का डिक्लेरेशन दीजिए कि आप इन प्रोडक्ट्स को, आप इन चीज़ों को कहाँ कहाँ यूज़ करने वाला है, कौन कौन आपके क्लाइंट्स हैं। इसका पर्पज़ ये है कि यूएस की तरफ ये इन चीज़ों को कोई डाइवर्ट करके ना भेजें, ताकि यूएस को चाइना पनिश कर सके। और इंडिया जो है वो लगभग 80% अपने मैग्नेट्स जो हैं, रेयर अर्थ मैग्नेट्स, वो चाइना से इंपोर्ट किया है लास्ट वित्तीय वर्ष में। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया पे इसका प्रभाव कितना गहरा हो रहा है। और अगर आगे बात किया जाए तो इसके लिए तो मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे इंडिया और यूएस को मिल के काम करना चाहिए, ताकि चाइना के ऊपर इस रिलायंस को ख़त्म किया जाए। आप देख सकते हैं कि अगर चाइना चाहे तो किसी भी देश को घुटने पे ला सकता है, अगर वो बस इन चीज़ों का, इन रेयर अर्थ मटेरियल्स, रेयर अर्थ मैग्नेट्स को अगर बस उनको रिस्ट्रिक्ट कर दे, तो फिर वो देश जो है वो आज एक सेकंड के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं अपने लाइफ को बिना बिना मोबाइल फ़ोन्स के, बिना लैपटॉप्स के, बिना माने इन जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के, आप जी भी नहीं सकते हैं। तो अगर इतना हैवी रिलायंस अगर किसी कंट्री का और किसी का, पूरे देश के हर एक, पूरे दुनिया के हर एक देशों का रिलायंस जो है अभी चाइना के ऊपर में, तो ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो था 2024 का, वो डिक्लेयर करता है कि ये सिंगल सोर्स कंसंट्रेशन रिस्क इसको डिक्लेयर करता है। अब बताइए अगर एक सिंगल कंट्री पे अगर आप इतने ओवर रिलाई हैं तो ये कितना बड़ा रिस्क पोज करता है, स्पेशली जब चाइना हमारा जियोपॉलिटिकल एनिमी है एक तरह से, और हमारा यूएस का भी है। पर यहाँ पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ मिल के काम करने की जगह पर वो सभी को एक ही जैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो ये एक चीन के खिलाफ जो युद्ध है, इसमें वित्त माने इकोनॉमिक जो वॉर है उसके उसके ऊपर में इसको एक बैकफुट पे ले जाता है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं। चलिए दोस्तों, हम अपने तीसरे न्यूज़ की तरफ बढ़े। आप आपने सुना होगा कि एयर इंडिया की एक फ़्लाइट है जो कि कल अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, इसका कल क्रैश हो गया है। और कथित तौर पे हमारे जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, पूर्व चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी, उनकी भी शायद इसमें देहांत हो गई है। तो इसमें तो पहले बात तो ये बहुत दुखद न्यूज़ है। इसमें लगभग
242 पैसेंजर्स थे, जिसमें 169 इंडियंस थे और लगभग 50 जो थे वो ब्रिटिश नेशनल्स थे और कुछ पोर्चुगीज थे इसके अलावा। और जितने कैबिन क्रूज थे उनका भी सबका इसमें डेथ हो गया है। लेकिन मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इंसिडेंट है, ये पहला बात तो एयर इंडिया का ये जो फ्लाइट था AI-171, ये बोइंग का एक प्लेन है। और आप अगर जानते हैं तो दुनिया में सिर्फ दो ही एयरप्लेन के कंपनीज हैं, एक एयरबस है जो यूरोप का है और एक आपका ये एक बोइंग है। यही दुनिया के लगभग सभी एयरलाइंस जो हैं, जितने एरोप्लेन्स रहते हैं, यही डिज़ाइन करते हैं, यही मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अभी हाल ही में कुछ सालों से अगर देखा जाए तो बोइंग के प्लेन्स में देखा जाए तो बहुत ही समस्याएं आ रही हैं। और ये इंसिडेंट जो है वो आइसोलेटेड नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं और जिसमें मैसिव लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स हुआ है। तो मैं उन जगह पे भी आपका यहाँ पे ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसे कि अगर देखा जाए तो हिस्ट्री ऑफ मैं अगर कुछ बोइंग एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट्स का बताऊँ तो दिसंबर 2024 में अ, एक साउथ कोरिया में एक एयरप्लेन क्रैश करता है जो कि बोइंग का 737 प्लेन रहता है। उसमें 180 लोगों की मौत हो जाती है। फिर अगस्त 2020 में एयर इंडिया का फ्लाइट रहता है जो कि कोझिकोड में उसका हैवी रेन के समय में उसका एक्सीडेंट होता है जिसमें 21 लोगों की मौत हो जाती है इंक्लूडिंग दोनों पायलट्स की। उसके अलावा देखा जाए तो मार्च 2025 में बोइंग 737 का एक एक्सीडेंट हुआ है। फिर जनवरी 2025 में एतिहाद एयरवेज का बोइंग 787 का ड्रीम लाइनर प्लेन था, उसको उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके लैंडिंग गियर जो थे वो एक्सप्लोड कर गए थे। उसके अलावा अगर आपने नोटिस किया होगा तो साल 2018 से 2020 के बीच में बोइंग 737 के सभी प्लेन्स को वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में ग्राउंड कर दिया गया था। इसका कारण ये था कि दो मेजर एक्सीडेंट ऐसे हुए थे जो कि बोइंग 737 से रिलेटेड थे। और जैसे कि मार्च 10 2019 में इथियोपियन एयरलाइंस का फ्लाइट 302 था जो कि टेक ऑफ के बाद तुरंत क्रैश कर गया जिसमें 157 लोगों की मौत हो जाती है। फिर अक्टूबर 29 2018 को लायन एयर फ्लाइट 610 जो कि अगेन बोइंग 737 का एक मॉडल था, वो भी इंडोनेशिया के पास उसका क्रैश हो जाता है जिसमें 189 लोगों की मौत हो जाती है। इन दोनों क्रैशेस के बाद पूरे दुनिया भर में जो है वो बोइंग 737 को ग्राउंड कर दिया गया और बोइंग के ऊपर में इन्वेस्टिगेशन बैठाया गया। लेकिन इसके बाद उसके उसके बाद फिर से जनवरी 2024 में इसको फिर से 737 को ग्राउंड किया गया था क्योंकि अलास्का एयरलाइंस जो था वो जो था उसका एक प्लेन जो था उसका जो डोर होता है उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था। अगेन वो 737 का एक मॉडल था। इसमें क्या हुआ था कि आपका जो एक डोर के प्लग का जो था वो ब्लो आउट हो गया था जिसके कारण कैबिन का प्रेशर जो था वो तुरंत घटने लगा रैपिडली, जिसके कारण में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसमें किसी की जान नहीं गई। लेकिन अब मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि जो बोइंग है इसके ऊपर में बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं कि ये सब स्टैंडर्ड यानी कि सस्ते पार्ट्स का यूज़ करके, चाहे वैसे पार्ट्स जिनका अच्छे से टेस्टिंग नहीं हुआ है उन पार्ट्स का यूज़ करके ये अपने प्लेन्स को डिज़ाइन करता है जिससे जिससे एक्सीडेंट्स हो रही हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो 2024 में दो ऐसे विसल ब्लोअर्स थे जो कि बोइंग के खिलाफ में यूएस के कोर्ट्स में गवाही दे रहे थे। जैसे मिस्टर जॉन बार्नेट जो थे वो बोइंग में एक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर थे। उन्होंने बोइंग में 32 साल जॉब किया था और वो 2017 में रिटायर हुए थे। उन्होंने उन्हें पाया गया कि मार्च 9 2024 को अपने ट्रक में उनकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो जाती है। उनके डेथ को तो हालांकि बाद में सुसाइड डिक्लेयर कर दिया गया था, पर इसमें कंस्पिरेसी ये आती है कि वो उसी समय में सुसाइड क्यों करेंगे जब वो बोइंग के खिलाफ में वो गवाही दे रहे थे कि बोइंग जो है वो उनका उनका एलिगेशन ये था कि बोइंग जो है वो अपने 787 ड्रीम लाइनर जो प्लेन्स थे स्पेशली इनमें सब स्टैंडर्ड पार्ट्स का यूज़ कर रहा है और जिसके कारण में एक्सीडेंट का रेट्स जो है वो 25% चांसेस है कि एक्सीडेंट जो है वो 25% हो सकते हैं। अब कंसर्न ये है कि वो बोइंग के खिलाफ गवाही दे रहे थे और
उनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में कोरोनर जो है उनके डेथ को सुसाइड डिक्लेयर कर देता है। और ये इंसिडेंट आइसोलेटेड नहीं है। मिस्टर जोशुआ डीन, वो भी जो थे वो बोइंग के एक सप्लायर स्पिरिट एरो सिस्टम में काम किया करते थे, और उनकी भी मृत्यु अचानक से एक सडन एंड फास्ट स्प्रेडिंग इन्फेक्शन के कारण हो जाती है, जिनके कारण वो उनको निमोनिया डेवलप होता है और वो उनकी मृत्यु हो जाती है। उन वो भी बोइंग के खिलाफ में गवाही दे रहे थे यूएस के कोर्ट्स में। उनका मेन ये था कि जो बोइंग 737 जो मॉडल है, इसमें इम्प्रॉपरली ड्रिल्ड होल्स का यूज किया जा रहा है फ्यूसलाज में। अगर आप फ्यूसलाज देखें तो फ्यूसलाज प्लेन का वो पूरे बॉडी को कहते हैं, एक्सेप्ट फॉर द कॉकपिट जो इंजन का इलाका होता है, और प्लस उसके फेंस को छोड़ दिया जाए तो मेन बॉडी जहाँ जो होता है उसको फ्यूसलाज कहते हैं। तो इम्प्रॉपरली ड्रिल्ड होल्स का इस्तेमाल किया गया था बोइंग 737 के फ्यूसलाज में, जिसके कारण एक्सीडेंट्स बढ़ने के चांस हो सकते थे। और आप जैसे कि देख रहे हैं कि 737 का मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे कुछ सालों में देखा जाए तो एक्सीडेंट्स हुए हैं, जितने मेजर एक्सीडेंट्स हुए लगभग सबके सब बोइंग 737 के इन्वॉल्विंग हुए हैं। तो आप इससे समझ सकते थे उनको फिर स्पिरिट एरो सिस्टम्स ने उन्हें फायर किया, और बाद में मिस्टर जॉन बार्नेट के मृत्यु के 2 महीनों के अंदर में इनकी भी मृत्यु हो जाती है, और इनके भी डेथ को जो है वो सुसाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो रैपिडली सक्सेशन में अगर आप बोला जाए तो 2 विसल ब्लोअर्स जो कि बोइंग के खिलाफ गवाही दे रहे थे, और उन दोनों की मृत्यु जो है वो एक माने संदिग्ध स्थिति में जो है वो फिर सस्पिशंस तो क्रिएट करती है माने दिमाग में कि भाई कुछ तो चल रहा है यहाँ पे। माने 2 लोग जो कि गवाही दे रहे थे अचानक सुसाइड कर लेते हैं, ये तो सही बात बोलूं तो भरोसा नहीं होता है मुझे इस बात पे। इसके अलावा एक और मेजर न्यूज़ डेवलप हो रही है जिसके ऊपर मैं आज बात करना चाहूँगा कि इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के अंदर में तेहरान के और नटान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो कि ईरान में है उसके ऊपर अटैक कर दिया है। पीएम नेतन्याहू ने बताया है कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम पे उन्होंने अटैक किया है। उनका मेन जो एनरिचमेंट फैसिलिटी है नटान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी, उसके ऊपर उनका अटैक हुआ है। और साथ ही साथ ये प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही कंफर्म किया है कि ईरान के जो मेजर न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको भी कुछ अटैक्स में मार दिया गया है। कुल ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उन्हें मार दिया गया है इन अटैक्स में। मिस्टर बराक रवी जो हैं वो एक पॉलिटिकल एंड ग्लोबल अफेयर्स एनालिस्ट हैं। उनका भी ये मानना है कि इसराइल मोस्ट प्रोबेबली ईरान के टॉप मिलिट्री जनरल्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट दोनों को ख़त्म कर दिया है इन अटैक्स में। मिस्टर नेतन्याहू ने यह भी बोला है कि उन्होंने इसराइल ईरान के सॉरी माफ़ कीजिएगा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम पे भी हमला किया है। अब ये ईरान को ईरान के ऊपर अटैक करने की अभी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, ये पहले मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये जानिए कि अगर आप कुछ लास्ट 1 साल का अगर न्यूज़ सुन रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि पहले इसराइल ने कुछ अटैक किया, फिर ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया। ये बैक एंड फोर्थ इनके बीच में कुछ दिनों से चल रहा था। इसमें क्या हुआ था कि इसमें क्या हुआ था कि जो इसराइल है उसने ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उसको उसने डिस्ट्रॉय कर। चलिए इस कॉन्फ्लिक्ट के बैकग्राउंड के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। लास्ट 1 साल में अगर आपने नोटिस किया होगा तो इसराइल और ईरान के बीच में एक दूसरे के ऊपर अटैक आपने बहुत बार सुना होगा, जिसमें इसराइल कुछ साइट्स पे अटैक करता है, फिर ईरान जो है वो ड्रोन्स या फिर मिसाइल्स के साथ ईरान इसराइल के ऊपर अटैक करता है। इस अटैक के दौरान में जो है वो इसराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह और बर्बाद कर दिया था। अब इसमें ये एलिगेशंस हो रहे थे कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को अपने तेजी से बना रहा है। और ईरान जैसे कि अगर आप नोटिस करते होंगे तो उस उसके जो टॉप लीडर्स हैं जो हैं जैसे अभी मिस्टर खोमेनी जो हैं या फिर आईआरजीसी के जो हेड्स हैं वो हमेशा बोलते रहते हैं कि उनका पर्पस है, उनका टारगेट है इसराइल को कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर देना। तो इसराइल इस कारण से है कि वो नहीं चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो। तो ईरान ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को रोकने के लिए जो था वो
इसराइल जो था वो अटैक करना चाहता था, पर मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट, वो चाहते थे कि इसराइल ईरान के साथ कोई समझौता हो सके जिसके कारण में वो इन न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट को रोक दे। लेकिन अभी जैसा कि ये अटैक साबित कर रहा है कि लग रहा है कि ऐसा कुछ डील नहीं हो पाया है, और इसराइल को लग रहा है यूएस ने शायद ग्रीन लाइट दे दिया है इन अटैक्स के कारण में। तो क्योंकि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए जो इसराइल अभी अटैक करेगा, इसकी चाहे कर रहा है, इसका कोई रिस्पॉन्स उनके पास डायरेक्ट नहीं है। वो इन अटैक्स को रोक नहीं सकते क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो चुका है। और ये जो क्लोजिंग विंडो था, क्लोजिंग विंडो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब से ये अटैक हुआ है, जब से ये अटैक इसराइल ने करके उनके एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया, तब से एक लिमिट तक ही, क्योंकि ईरान इसके बीच में फिर से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार कर रहा था। अगर ये सिस्टम तैयार कर लेता वो, तो मोस्ट प्रोबेबली इसके इन न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर इसराइल हमला नहीं कर सकता था। तो इसराइल के पास एक छोटा विंडो था जिसके अंदर में वो इन अटैक्स को कैरी आउट करता और ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स के जो फैसिलिटीज है, जो साइट्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो लग रहा है कि उस नैरो विंडो का यूटिलाइजेशन करते हुए इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर वेपन साइट्स पर अटैक किया है। और मोस्ट प्रोबेबली जैसा कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट और जो स्पेशलिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ईरान के टॉप जनरल्स और टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को इसमें डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो है वो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को बहुत ही पीछे कर देगा, ताकि कुछ और टाइम मिल सके वर्ल्ड कम्युनिटी को ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स एम्बिशंस को चेक करने में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो आईएई है, वो भी बता रहा था कि ईरान ने लगभग हर एनरिचमेंट जो नॉर्म्स हैं उनको ब्रीच करना चालू कर दिया था। तो ऑब्वियसली ये अटैक जो बन रहा था वो बन ही रहा था कि मोस्ट प्रोबेबली ईरान करे मैंने सॉरी माफ कीजिएगा, इसराइल करेगा ही करेगा, और उसने कर दिया है। अब देखें कि इसका क्या रिस्पॉन्स जो है वो ईरान देता है। अभी अभी इसराइल में पूरे पूरे इसराइल में इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुका है, जिसमें लोगों और सिविलियंस को बहुत ही सतर्क रहने को कहा गया है, ताकि अगर कोई साइरेंस या न्यूक्लियर चाहे कोई अलर्ट्स आए तो उनको अपने बंकर में वो चले जाएं। देखिए आगे क्या होता है। तत्काल के लिए बस इतना ही। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।